नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें, खास करके दुनिया की वो खबरें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान के उस माया जाल की जिसमें अमेरिका फंसकर चूर चूर हो गया। सुपर पावर अमेरिका का घमंड ऐसा चूर हुआ, ट्रंप को ऐसा सदमा लगा जिससे आज तक अमेरिका और ट्रंप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्या है तेहरान का मायाजाल? कैसे सुरंगों के अंदर से तेहरान अमेरिका के लिए काल बना हुआ है? वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े राजनीतिक सिपहसालार, सामरिक सिपहसालार ये सोच रहे थे कि अमेरिका तो चुटकियों में ईरान को घुटनों पर ले आएगा और वो मालिक मालिक चिल्लाएगा, सरेंडर कर देगा। लेकिन तस्वीर आपके सामने है। ट्रंप की सोच धरी की धरी रह गई। उनके लड़ाकू विमान समंदर में डूब गए, उनके जहाज मार के डुबो दिए गए। अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, और यहां तक कि अपनों ने ही ट्रंप के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और ट्रंप की शक्ति कम कर दी। बताएंगे वो एक अलग कहानी। यानी ईरान का ये सुरंग वाला मायाजाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए काल बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाबली अमेरिका भी उस देश के सामने बेबस नजर आने लगा जो देश पिछले 46 साल से सैंक्शन की जद में है। आसमान से रात भर अमेरिका के सबसे घातक B-2 बॉम्बर आग बरसाते थे, पहाड़ों को दहला देते थे। लेकिन अगली ही सुबह उन्हीं सुलगते पहाड़ों से मिसाइल निकलकर तबाही मचाती थी। ईरान के पास दुश्मन के चक्रव्यूह को नेस्तनाबूद करने का एक ऐसा अभेद्य मायाजाल है जिसे ना अमेरिका छू सकता है, ना इजराइल छू सकता है, और ना ही उस जगह का पता मोसाद और CIA वाले लगा सकते हैं। यह ईरान का ऐसा पाताल है जिसने अमेरिका के आधुनिक 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम को भी महज खिलौना बनाकर रख दिया। क्या है यह अदृश्य साम्राज्य जिस पर ईरान गर्व करता है, और इस अदृश्य ताकत के सामने अमेरिका पनाह मांगता है? दिखाएंगे आपको इस खास स्ट्रेटजी के बारे में और बताएंगे आपको पूरी कहानी। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका ईरान के इस वक्त के ताजा हालात के बारे में, कुवैत अटैक के बारे में, और एक नई थ्योरी के बारे में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच न खत्म होने वाली नई जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ जहां दोनों महाशक्तियां न तो किसी डील पर पहुंच पा रही है, न ही सीधे जंग का ऐलान कर रही थी, इसी बीच खाड़ी देश के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए भयानक हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यह कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, जो कि एक हमले में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बुनियादी ढांचे को भयंकर नुकसान पहुंचा। इस खूनी खेल में एक भारतीय नागरिक की भी जान चली गई। लेकिन अब सवाल यह है कि असली गुनाहगार कौन है, क्योंकि ईरान ने मना कर दिया कि हमने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला नहीं किया। तो क्या यह हमला इजराइल ने किया ईरान को फंसाने के लिए, जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? असली सस्पेंस इस तबाही के पीछे छिपे गुनहगार को लेकर खड़ा हो गया है। अमेरिका दावा कर रहा है कि हमला जानबूझकर ईरान ने किया। दूसरी तरफ ईरान ने इसे सिरे से खारिज करते हुए बहुत चौंकाने वाला दावा कर दिया है, और इससे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की तो पोल खुली ही है। ईरान का कहना है कि तबाही उसके हथियारों से नहीं बल्कि अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेल होने से हुई है। आखिर उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आसमान से बरसी वो मिसाइल और ड्रोन किसके थे? क्या ये अमेरिकी सिस्टम की नाकामी है? क्या ये इजरायली हथियार है? क्या ये ईरान का नया कोई गेम प्लान है, या पर्दे के पीछे से नेतन्याहू ही खेल कर रहे हैं? क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका इजराइल को लेबनान पर हमले करने के लिए बार बार रोक रहा है, और दबाव इतना है कि नेतन्याहू को रुकना पड़ सकता है। लेकिन अगर ईरान सीजफायर तोड़ता है तो नेतन्याहू के लिए एक और जंगी मोर्चा खुल जाएगा, ईरान का मोर्चा,
जहां वो दोबारा अटैक शुरू कर देंगे। और इसके लिए अमेरिका को उकसाना बहुत जरूरी है। और अमेरिका कब उकसेगा? जब अमेरिका के जीसीसी अलाइज यानी कि गल्फ कंट्रीज के दोस्त खतरे में होंगे। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हमला किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, इरादा क्या है, पर्दे के पीछे का गेम क्या है, जानेंगे इस खबर में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिनको अपने ही देश में लगा सबसे बड़ा तगड़ा झटका। जंग को लेकर अमेरिका बार बार यह कहता रहा कि वो जंग जीत चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा अभूतपूर्व और हैरान करने वाला राजनीतिक भूचाल आया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिलाकर रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के दोनों हाथ पूरी तरीके से बांध दिए। जैसे ईरान को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप ने एक तरफा जंग का बिगुल फूंका था, आज वही जंग डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल करियर के लिए काल बन रही है। और झटका इस बार किसी दुश्मन देश ने नहीं दिया है, बल्कि खुद वॉशिंगटन के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर यानी अमेरिकी संसद ने दिया। संसद के भीतर रिपब्लिकन स्पीकर सांसदों को रोकते रह गए, हर हथकंडा अपनाया, लेकिन अपनी ही पार्टी के सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए विपक्षी डेमोक्रेट्स के साथ हाथ मिला लिया और सबने एक सुर में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया ईरान पर वो ठीक नहीं किया। और अमेरिकी संसद ने साफ लफ्जों में अपने ही राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दे दिया कि बस बहुत हुआ, अब इस गैर कानूनी जंग को तुरंत रोक दो। आलम यह है कि देश में पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अमेरिकन गुस्से में हैं, ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग घट रही है और अमेरिकी लीडर्स इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जानते हैं कि ईरान पर किया गया हमला अनैतिक है और वहां से अमेरिका को निकालना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब चाहकर भी ईरान पर हमले का हुक्म नहीं दे पाएंगे। क्या अमेरिकी सांसदों का यह फैसला ट्रंप के राजनीतिक करियर का आखिरी फैसला साबित होगा? बताएंगे आपको डिटेल से कि अमेरिकी संसद में क्या कुछ हुआ, किस बात पर वोटिंग हुई, कितने वोट ट्रंप को मिले और कितने वोट ट्रंप के अगेंस्ट गए। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में खबरों को डिटेल से। आज वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात ईरान के उस मायाजाल की जो ट्रंप और अमेरिका का काल बना। अमेरिका को लगा था ईरान घुटनों के बल चलकर आएगा, अमेरिका से माफी मांगेगा, गड़गड़ाएगा और कहेगा मालिक माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे और जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप का ये जो घमंड है वो सातवें आसमान पर था और उसी घमंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप घुसे ईरान के होर्मुज में। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, हो गया ट्रंप की सोच के बिल्कुल उलट। ऐसा हुआ कि ट्रंप सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। 45 विमान जमींदोज कर दिए गए, दर्जनों जहाज डुबो दिए गए। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही और अपने ही ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। यानी ईरान इस जंग में ट्रंप के लिए काल साबित हुआ। लेकिन इस काल में सबसे बड़ी भूमिका रही ईरानी मायाजाल की। क्या है यह मायाजाल, कैसे बुना गया इसे और कब से बुना गया, कितना बड़ा नेटवर्क है इस मायाजाल का? एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए आज मेरे साथ। मिडिल ईस्ट के संघर्ष में अमेरिका ने ईरान में कुछ खास हासिल नहीं किया क्योंकि ईरान ने अमेरिका के आने से पहले, दशकों पहले, उस साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत की जो पाताल में है, जहां ना अमेरिका पहुंच सकता है, ना इजराइल पहुंच सकता है, ना मोसाद पहुंच सकता है और ना ही CIA पहुंच सकता है। यहां तक कि अमेरिका के पास आज तक ऐसा कोई मिसाइल नहीं बना, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ईरान के इस मायाजाल तक पहुंच पाए, ईरान के इस पाताल लोक तक पहुंच पाए। अमेरिका ने हजारों की संख्या में बंकर बस्टर बम गिराए, लेकिन ईरान का मायाजाल नहीं टूटा। जिस पहाड़ पर अमेरिका पूरी रात बमबारी करता रहा, उस पहाड़ को दहलाता रहा, लेकिन उसी पहाड़ से सुबह मिसाइल निकलती और मिडिल ईस्ट के देशों पर कहर मचाती। और यह देखकर अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए। ईरानी खुद मानते हैं कि अमेरिका B-2 बॉम्बर आता था, पहाड़ को निशाना बनाता था, आग और धुएं की लपटें उठती थी और अगली सुबह उसी पहाड़ से मिसाइलें निकलती थी। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है,
बल्कि कहानी है ईरान के उस मायाजाल की जिसको ना अमेरिका समझ पाया और ना ही इजराइल समझ पाया। यह मायाजाल दोनों देशों, दोनों ताकतों की समझ से परे है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है मामला। ईरान का सोफे पहाड़ है और यहां बना एक मिसाइल कॉम्प्लेक्स जहां पर इस साल युद्ध में सबसे ज्यादा बम्बार्डिंग की गई। अमेरिका ने यहां B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और B-52 बॉम्बर को प्रिसीजन गाइड पेनिट्रेटर के साथ इस्तेमाल किया। सुरंग के मुहाने पर, भंडारों पर, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर जगह अमेरिका ने चुन चुन कर बम गिराए, एक एक इंच पर बम गिराए। लेकिन ईरान के मायाजाल को वो टस से मस नहीं कर पाए। और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका इजराइल के लिए सबसे बड़ी सैन्य पहेली भी। क्या है यह मायाजाल जिसे ईरानी मिसाइल सिटी कहते हैं? आइए जानते हैं। पाताल लोक में बना यह शहर जहां इंच इंच पर मिसाइलें तैनात हैं और IRGC के अलावा इस बात को कोई नहीं जानता कि ईरान में इस पाताल लोक का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है। कहते हैं ईरान के पास मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार है जो जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के नीचे है। यह बहुत विशाल है, हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और गहराई 500 मीटर तक है। आलम यह है कि यहां पर अमेरिका बंकर बस्टर बम मार मार कर थक गया, लेकिन उन मिसाइलों तक नहीं पहुंच पाया। ये टनल्स हजारों किलोमीटर लंबी हैं। एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं। इवन इंटरनेट और डिजिटल दुनिया पर भी अवेलेबल नहीं है इसकी जानकारी। सुरंगों में असेंबली हॉल है, फ्यूल डिपो है, कमांड सेंटर है, रोबोटिक्स रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक लॉन्च पैड्स मौजूद हैं और सब कुछ ऑटोमेशन पर है। सीधे अंडरग्राउंड टनल से मिसाइलें लॉन्च करता है ईरान। शिरकुह ग्रेनाइट की कठोर चट्टानों के नीचे मिसाइलों का जखीरा है। मिसाइल सिटीज बनाए गए हैं। यहां तक कि बंकर बस्टर बम भी इन टनल्स का बाल बाका नहीं कर सकते। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो इस पाताल लोक को पेनिट्रेट नहीं कर पाए। कहते हैं ईरान के पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। पहाड़ के पेट में बसा एक अदृश्य शहर जहां इतना हथियार और गोला बारूद है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में पल भर में खत्म कर दिया जाए। और इन्हीं टनल्स में ईरानी मिसाइल और ड्रोन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमले के लगभग 3 महीने के बावजूद ईरान तटस्थ खड़ा है। और IRGC ने ऐसी जगहों के लोकेशन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन अंडरग्राउंड टनल से वो विजुअल लगातार जारी करता रहता है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कोई AI तस्वीर नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो। जरा देखिए इसको फुल स्क्रीन, जो IRGC ने जारी किया है, जिसमें सुरंगों का अंतहीन सिलसिला दिखाई देता है और वहां पर अंतहीन मिसाइलों का एक जखीरा दिखता है, जिसमें आपको ड्रोन्स दिखेंगे, जिसमें आपको बैलिस्टिक मिसाइलों की कतार दिखेगी। कैमरा आगे बढ़ता जाता है और हथियारों का जखीरा खत्म होने का नाम नहीं लेता। यह वीडियो दुनिया को नहीं, अमेरिका और इजराइल को डराने के लिए है, आंखें खोलने के लिए है। यानी ईरान ने बताने की कोशिश की कि जिस ईरान को आप अभी तक हल्के में ले रहे थे और जिस ईरान के 90% ताकत को खत्म करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वो ईरान तो एज इट इज है। और ना ही आप ईरान की ताकत खत्म कर पाए और ना ही आप होर्मुज खुलवा पाए। रिजीम चेंज की बात ही बहुत दूर है। तो ईरान ने मिसाइल सिटी बनाए कैसे? ईरान के यश्त के पास एक मिसाइल सिटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ने एक पहाड़ के अंदर, पहाड़ के तलहटी के नीचे मिसाइल सबवे प्रणाली बना दी। यहां पर रेल की पटरियां बिछाई गई हैं जो वॉरहेड्स को, ट्रांसपोर्टर, रिएक्टर लॉन्चर्स को असेंबली हॉल, भंडारण, तिजोरियों और पहाड़ की ढलान में खुदे 3 से 10 ब्लास्ट डोर विकास के नीचे ले जाती है। सोचिए कि पहाड़ के नीचे
एक पूरा का पूरा रेल नेटवर्क बना हुआ है जहां से मिसाइलें ऑपरेट होती हैं। सब कुछ ऑटोमेशन पर है। दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है, मिसाइलें ऑटोमेटिक रिलोड हो जाती हैं, मिसाइल को कमांड मिलते के साथ फायर कर दिया जाता है, लॉन्चर वापस अंदर चली जाती है। आपको लग रहा हो किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म की कहानी में आपको सुना रहा हूं, बल्कि ऐसा नहीं है। यह ईरान की असली ताकत है और इसी मायाजाल के सामने अमेरिका का हाल बेहाल है। इसी ताकत के आगे अमेरिका और इजराइल दोनों पस्त पड़े हुए हैं। आईआरजीसी और ईरानी सेना के अलावा ईरान की रक्षा उसके पहाड़ भी करते हैं, यानी कि जो ईरान की डेमोग्राफी है वो भी बहुत स्ट्रांग है, उसको भी पेनिट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा अमेरिका एक समय में बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहा था, लेकिन ईरान का जो डेमोग्राफी है और जो जियोग्राफी है वो कुछ इस कदर है कि वहां बूट्स ऑन ग्राउंड कर ही नहीं सकते। और अगर आप वहां पर जमीनी सेना उतारेंगे तो एक सैनिक से लड़ने के लिए लगभग 10 सैनिक चाहिए। अगर मान लीजिए कि 10 लाख की सेना ईरान के पास है तो अमेरिका और इजराइल को 1 करोड़ की सैनिक यहां पर उतारनी पड़ेगी 10 लाख सैनिकों से मुकाबला करने के लिए। रेशियो 1/10 का है। अमेरिका का सबसे ताकतवर और विशालकाय बंकर बस्टर बम GBU-57 भी यहां पर फेल हो जाता है, जबकि एक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP है 30,000 पाउंड का है और 14,000 किलोग्राम इसमें बारूद भरा जाता है और तब इसे B-2 बॉम्बर के जरिए अपलिफ्ट किया जाता है, आसमान में ले जाया जाता है और वहां से फायर किया जाता है। B-2 बॉम्बर की तस्वीर थोड़ी देर पहले चल रही थी, जिसे GBU-57 को गिराया जाता है। लेकिन इस GBU-57 की भी एक सीमा है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 जमीन से 70 मीटर तक ही जा सकता है। ये देखिए, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर विजुअल देख रहे हैं, ये है GBU-57। कहते हैं GBU-57 बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल किया गया। जरा फुल स्क्रीन देखिए और ये जो बम आप देख रहे हैं वो है GBU-57। अगर आप इससे अटैक करते हैं ईरान के मिसाइल सिटी पर तो ये भी 7 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाएगी, क्योंकि जो मिसाइल सिटीज बनाए गए हैं वो चट्टान काटकर बनाए गए हैं। जमीन के नीचे ये मिसाइल, मानव निर्माण के नीचे ये मिसाइल 50 मीटर तक तो जा सकती है, लेकिन ईरानी मिसाइल साइलोज या जो आप जिसे पाताल लोग कहते हैं मिसाइलों का, उसके नीचे ये 7 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकती। कहते हैं ग्रेनाइट पत्थर के नीचे दबी सुविधाएं इन बंकर बस्टर्स के लिए अभेद्य हैं और इस वजह से अमेरिका के बंकर बस्टर भी ईरान का बाल बांका नहीं कर पाए। एक्सपर्ट्स की माने तो GBU-57 जिस विमान को अभी आप देख रहे हैं 60 मीटर प्रबलित कंक्रीट यानी कि मैन मेड कंक्रीट या छत को भेज सकता है 60 मीटर तक और लगभग 40 मीटर तक मीडियम रेंज के जो चट्टान होते हैं उसमें जा सकता है, लेकिन ग्रेनाइट मध्यम चट्टान से कहीं ज्यादा कठोर होते हैं। 500 मीटर इस हथियार की अधिकतम पैठ से 12 गुना से भी ज्यादा है, मतलब वहां तक पहुंच पाना एक तरह से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बम और सुरंग के बीच यह अंतर गणना की भूल नहीं बल्कि भौतिक की एक असंभवता है। ईरान ने जानबूझकर पहाड़ के पेट में सुरंग बनाई क्योंकि ईरान को पता था कि कभी ना कभी उनके मिसाइल सिटीज को निशाना बनाने के लिए अमेरिका इजराइल हमला करेंगे। कहते हैं ईरानी पहाड़ 30 करोड़ साल पुराने हैं और इस कारण पहाड़ पर कोई भी बम असर नहीं करता है। और ईरान के कुछ मिसाइल सिटीज के बारे में भी आपको बताते हैं, उनके लोकेशन के बारे में बता देते हैं। ये सारे लोकेशन जानकारियां पब्लिक डोमेन में भी अमेरिका के पास भी हैं। हो सकता है अमेरिका के पास इससे ज्यादा स्ट्रांग इंफॉर्मेशन हो, लेकिन फिर भी वहां नहीं जा सकते। यज्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर की गहराई में बना हुआ बेस हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है, AI कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। केश्म द्वीप बेस फारस की खाड़ी में स्थित है।
ड्रोन ऑपरेशन का अहम केंद्र है, एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का अहम केंद्र है। यहां से होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखता है ईरान। कोनेश कैनियन साइट करमानशाह क्षेत्र में सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल है। यहां कायम वन फतेह मिसाइल तैनात किए गए हैं। खाड़ी देशों पर यहीं से अटैक किया जाता है। इमाम जावेद बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइलों का यहां पर जखीरा है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी यहां रखे गए हैं। इजराइल पर अटैक करना यहां से आसान माना जाता है। उधर सोफी पहाड़ी कॉम्प्लेक्स पर बार बार हमला करने की भी गहरे आंतरिक कक्ष बड़े पैमाने पर बचे हुए हैं। बार बार एक ही जगह निशाना साधने से पता चलता है कि अमेरिकी जानकारों को यह मालूम है कि एक झटके में खत्म करने के बजाय लगातार नुकसान पहुंचाने से कॉम्प्लेक्स को बेकार किया जा सकता है। लेकिन ईरान की तैयारी तो इससे भी कहीं आगे की थी। ईरान ने लॉन्चर को ट्रकों पर रखकर सुरंग के अंदर तेजी से इधर उधर किया जाता है। ट्रक बाहर निकलता है, मिसाइल ताकता है और फिर एक पल भर में बख्तरबंद दरवाजों के पीछे गायब हो जाता है। यानी ईरान का तरीका है मिसाइल दागो और उसके बाद फिर छिप जाओ, फिर सामने आओ, फिर मिसाइल दागो। देखिए कैसे बीच रेगिस्तान से यहां पर फायर किया जाता है। अगर अमेरिका निशाना लगाने की कोशिश करे तब भी लॉन्चर के अंदर तक जा पाना बहुत मुश्किल है। यानी कि मिसाइल साइलोज में या सुरंगों में पहुंचना बहुत मुश्किल है। ईरान ने तेहरान के नीचे एक और तेहरान बसा रखा है। कहते हैं तेहरान के बीचों बीच अस्पताल, स्कूलों, आवासीय इलाकों के नीचे कई सैकड़ों किलोमीटर का एक सुरंग नेटवर्क फैला हुआ है। यह कॉम्प्लेक्स किसी भूमिगत शहर जैसा दिखता है। यानी नीचे भी ईरान में एक शहर है, जमीन के अंदर, पाताल लोक में। और अगर हमला हुआ तो ईरान अपने लोगों का बचाव इन्हीं सुरंगों के जरिए करता है। ईरान ने यह बात सिर्फ अपने तक नहीं रखी बल्कि ये टेक्निक IRGC ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी दिया। गाजा याद कीजिए, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में प्रॉक्सी भी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के पास सुरंग नेटवर्क, छिपे हुए हथियार डिपो और भूमिगत कमान केंद्र भी हैं। ये सब ईरानी इंजीनियरिंग और रणनीति की देन है। ईरान ने एक विचारधारा बनाई कि अगर दुश्मन आसमान से हमला करे तो जमीन के नीचे जाओ और वो जब शांत हो जाए तो दोबारा पलटवार करो बाहर आकर। ईरान की पातालोक जैसी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज उसकी सबसे बड़ी सामरिक ताकत है। पहाड़ों के नीचे 500 मीटर तक गहराई में बनी इन सुरंगों में हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे कि फतेह और सेजिल जैसे मिसाइल्स हैं। आधुनिक ड्रोन और लॉन्चर्स भी 24 घंटे रेडी टू फायर मोड में रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे कि ईरान का पाताल लोक कितना मजबूत है। लेकिन इस ताकत पर कितने समय से ईरान ने काम किया, सवाल ये होता है कब से तैयारी में था ईरान। तो कहते हैं पिछले 30 वर्षों में ईरान लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ था। स्पेशली ईरान ने पिछले 23 साल में अपनी तैयारी को और धार दिया जब इराक के अंदर अमेरिका घुसा और इराक पर हमला करके इराक को तहस नहस कर दिया। यह साल 2003 का वक्त था और तभी ईरान समझ गया था कि एक ना एक दिन उसकी बारी भी आएगी और इसलिए तब से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। पिछले 30 सालों में कई सुरंगों का निर्माण किया। पहाड़ों को काटकर पहाड़ के नीचे तलहटी में सुरंगें बनाई गई और इसी वजह से इतने हमलों के बावजूद ईरान के पास असीमित शक्ति आज भी मौजूद है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी की रिकवरी कर ली है। ईरान ने ज्यादातर मिसाइल सिटीज को फिर से एक्टिवेट कर दिया। ये ठिकाने अमेरिका इजराइल के हमले में क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ। हमलों में मिसाइल सिटी के प्रवेश द्वार भले क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन पहाड़ के अंदर जो हथियार मौजूद थे वो 90% तक सुरक्षित रहे। ईरान ने मलबे से 1000 से अधिक मिसाइलों को बाहर निकाला। मिसाइलों को लॉन्चर पैड से दोबारा जोड़कर एक्टिवेट कर दिया गया। ईरान बिना रुके लगातार मिसाइल हमला करने में सक्षम है और जब तक सुरंगें और क्रू सुरक्षित हैं, दुश्मन के लिए जीत हासिल करना मुश्किल है। ईरान के पास लंबे समय तक युद्ध लड़ने की ताकत मौजूद है और इसलिए आपने ईरानी विदेश मंत्री को सुना होगा, अब्बास अरागची का बयान आया था कि अगर अमेरिका 10 साल भी लड़ना चाहे तो हम 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बीच CIA की खुफिया रिपोर्ट आई है। ईरान की सारी सुरंगें फिर से एक्टिवेट हो गई। खुफिया रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया गया है कि ईरान 18 भूमिगत मिसाइल सुविधाओं पर 69 में से 50 सुरंग के प्रवेश द्वार खोदकर फिर से खोलने में कामयाब हो गया है
और उन ठिकानों के अन्य क्षतिग्रस्त हिस्सों की भी मरम्मत कर ली गई है। खबर यहां तक है कि ईरान के पास करीब 30,000 के आसपास मिसाइल हैं और करीब 1 लाख के आसपास ड्रोन, जिसमें सबसे ज्यादा शाहिद कैटेगरी के ड्रोन है, जिसे शाहिद 136 कामिकाज़ी अटैक ड्रोन कहा जाता है। ईरान पर अमेरिका ने जब हमला किया तो उसके 5 टारगेट थे, लेकिन अमेरिका ने 40 दिन की जंग में करीब 60 दिनों के सीजफायर के बीच अपना सारा टारगेट अमेरिका भूल गया। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका का लक्ष्य क्या था। पहला लक्ष्य ईरान का 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करो। दूसरा लक्ष्य ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइल सिटीज ढूंढो और खत्म करो। तीसरा लक्ष्य ईरान के तेल को हासिल करो। चौथा लक्ष्य होर्मुज स्ट्रेट पर टोटल कंट्रोल करो। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, ईरान को कंट्रोल करने के लिए वहां की रिजीम अपने हाथ में लो, यानी कि ईरान में तख्ता पलट कर दो। ट्रंप को जो भी टारगेट मिले वो सब फेल हुए। ट्रंप अपना टारगेट आज तक पूरा नहीं कर पाए। खबर तो यहां तक है ईरान जंग रोकने के लिए ट्रंप मुश्तबा से मिलना चाहते हैं और मुश्तबा से मिलकर इस डील को अंतिम रूप देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है ईरान की जो सुरंगें हैं और सुरंगों का जो मायाजाल है, अमेरिकी हमले से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। और जब तक ये ताकत ईरान के साथ है, ईरान की लीडरशिप के साथ है, मुश्तबा खामनेई के साथ है, तब तक ईरान मजबूत है और तबाही मचाने के लिए मिडिल ईस्ट में अकेला ही काफी है। आपको एक बार फिर से मिसाइल सिटीज की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आज भी 90% कैपेबिलिटी के साथ ईरानी मिसाइल और ईरानी ड्रोन्स तैयार हैं बदला लेने के लिए। ये देखिए तस्वीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है? अमेरिका ईरान में ना तो डील हो पा रही है, ना ही जंग में कोई बात बन पा रही है। इस बीच खबर यह है कि अमेरिका वर्सेस ईरान के बीच कोई एक स्मार्ट खिलाड़ी है जो चाहता नहीं है कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई खत्म हो जाए। यानी कोई तीसरा भी है जिससे शक की सुई कई देशों की तरफ जा रही है। इसमें पहला किरदार इजराइल है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए धमाके की तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, जिस हमले का एलिगेशन ईरान पर लगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस हमले के पीछे ईरान नहीं है, ईरान ने खुद इनकार किया है, तो आप क्या कहेंगे? जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, भयंकर धमाके की आवाज और पूरा एयरपोर्ट टर्मिनल तबाह बर्बाद हो गया। किस तरह से अटैक किया गया आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फुल स्क्रीन दिखाते हैं। यह हमला कितना जबरदस्त था कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह से तबाह बर्बाद हो गया। देखिए तस्वीर, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल 1 है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां पर इतना बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका एक मिसाइल अटैक के जरिए हुआ। जिस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि धमाका कितना बड़ा था। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। तो इस हमले के पीछे कौन है? अमेरिका ने कहा ईरान ने हमला किया, ईरान ने कहा हमने हमला किया ही नहीं, अमेरिका ने भी मना कर दिया।
तो आखिर ये इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन है? हमले के पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चारों तरफ तबाही, मलबा और बर्बादी की तस्वीर। एक एयरपोर्ट जहां पर पहले बहुत रौनक हुआ करती थी, उस एयरपोर्ट की हालत देख लीजिए। सारे ऑपरेशन कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से ठप कर दिए गए। एक हमले में पूरा एयरपोर्ट खंडहर में तब्दील हो गया और ऑपरेशन रोकना पड़ा। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरा आप झलक देख लीजिए, जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे। उस तस्वीर से आपको अंदाजा होगा कि क्या शानो शौकत इस एयरपोर्ट की रहती थी। इस एयरपोर्ट पर हमेशा हजारों की संख्या में पैसेंजर्स आते थे और मिडिल ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है, जहां चारों तरफ रौनक हुआ करती थी। वहां आप देखिए कि किस तरह से आज सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आखिर हमला किसने किया? कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले को लेकर ईरान ने अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है और उल्टा इल्जाम अमेरिका इजराइल पर लगाया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी का कहना है कि कुवैत एयरपोर्ट पर जो नुकसान हुआ वो ईरान के हमले की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका की वजह से हुआ है, इजराइल की वजह से हुआ है। हालांकि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई और 63 लोग घायल हुए और पूरा एयरपोर्ट खंडहर में तब्दील हो गया। उड़ानें रोक दी गई हैं। कुवैत ने अलर्ट जारी कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव रखा है। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने अमेरिकी बेस पर हमला किया था। तो फिर एयरपोर्ट को किसने निशाना बनाया? आईआरजीसी ने अपने साफ बयान में कहा कि ईरान ने सिर्फ अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया। ईरान ने यह भी दावा किया है कि मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें दागी, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गई और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर गिरी, जिससे कि पूरा एयरपोर्ट तबाह हो गया। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि ईरान जो कह रहा है, जो दावा कर रहा है, वो पूरी तरीके से बकवास है। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर मिसाइलों से प्रहार किया ताकि कुवैत को नुकसान ना हो और कुवैत अपने यहां से अमेरिकी बेस को हटाने के लिए कह दे। लेकिन अमेरिकी बेस कुवैत की सुरक्षा के लिए है, लेकिन सुरक्षा कहां हो पा रही है? फिर ईरान ने कहा कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीकी खराबी की वजह से कुवैत के एयरपोर्ट पर यह हमला हो गया। अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कुवैत की रक्षा की बात अमेरिका कहता है लेकिन कर नहीं पाता है, उसकी ताकत समझिए। फिर मैं बताऊंगा आपको पर्दे के पीछे की कहानी कि कैसे ईरान को फंसाने की कोशिश की जा रही है सो दैट कि इजराइल दोबारा ईरान पर हमला कर सके। क्या है पैट्रियट सिस्टम? ये एक अमेरिका का बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को पल भर में मार गिराता है। PAC-3 इसका सबसे आधुनिक इंटरसेप्टर संस्करण है। यह हिट टू किल तकनीक से लक्ष्य को खत्म कर देता है। एक साथ कई लक्ष्य को ट्रैक करता है, इंटरसेप्ट करता है और डाउन करता है। इसकी रडार प्रणाली बहुत शक्तिशाली और सटीक है। ये शहरों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है। यूक्रेन, सऊदी अरब और जापान समेत कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। कुवैत भी इसका इस्तेमाल करता है। माना यह जाता है, जैसा अमेरिका बताता है, कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिसाइल रक्षा प्रणाली में से एक है। लेकिन कुवैत में तो ऐसा नहीं दिखा। अगर कुवैत में यह डिफेंस सिस्टम तैनात है या फिर यह डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में है, तो कुवैत की रक्षा क्यों नहीं हुई? जिस सुरक्षा की गारंटी अमेरिका लेता है, जिस सुरक्षा की गारंटी के एवज में ओपेक का निर्माण हुआ, जिस सुरक्षा की गारंटी में खाड़ी देशों का तेल पेट्रो डॉलर में खरीदा बेचा जाता है, उस खाड़ी की रक्षा क्यों नहीं कर पाया अमेरिका? या फिर हमला ही अमेरिका ने करवाया इजराइल से कहके। जून 2026 में कुवैत पर हुए हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, शाहिद और कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन ईरान ये बात बार बार कहता रहा है, डे वन से कहता रहा है कि हमारी दुश्मनी खाड़ी देशों से नहीं है, हमारी दुश्मनी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर है। क्यों? क्योंकि ईरान का मानना है कि ईरान के पास ICBM नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, जिससे वो अमेरिका तक डायरेक्ट अटैक कर सके। इसलिए अमेरिकी बेसेस जहां जहां इस रीजन में वहां वहां हमला किया जा रहा है। कुवैती सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ईरान की ओर से करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए थे, जिसका मकसद कुवैत में मौजूद अमेरिकी और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना था।
कुवैत एयरपोर्ट पर हमले को लेकर ईरान का दावा क्या है, 3070 में आपको दिखाते हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले को लेकर आईआरजीसी ने बयान दिया, कुवैत एयरपोर्ट से हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला हुआ, यानी ईरानी प्रोजेक्टाइल को रोकने में नाकाम रही पैट्रियट सिस्टम। कुवैत डीजीसीए ने कहा कि मिसाइल से नहीं, ड्रोन से अटैक हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों इनकार कर रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है या तीसरा खिलाड़ी कौन है? सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और स्थानीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा इंटरसेप्ट किए गए मलबे में ईरान के घातक शाहेद के ड्रोन के इंजन और टुकड़े मिले हैं, जो सीधे लक्ष्य पर जाकर खुद को ब्लास्ट करते हैं। सूत्रों का दावा यह भी है कि ईरान और अमेरिका ने नहीं, बल्कि इजराइल ने मिसाइल कुवैत के एयरपोर्ट को टारगेट करके दागा। मकसद क्या था? मकसद यह था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ईरान आरोप जो ईरान पर लगा दिया जाए, मिडिल ईस्ट और ईरान में दुश्मनी हो जाए और मिडिल ईस्ट पर हमले की एवज में अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और इजराइल भी ईरान पर अटैक कर दे। और जो बात डोनाल्ड ट्रंप डील चिल्ला रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में लड़ाई भी हो गई, वो डील हमेशा हमेशा के लिए रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। मतलब कहानी कुछ और ही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाए और अब इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान के साथ डील ना करे। अमेरिका ईरान पर हमले शुरू करे, ईरान पर प्रहार करे, जिससे ईरान को खत्म किया जा सके, जो कि अमेरिका को मुमकिन नहीं लगता है। हां, एक बात और है कि अगर इजराइल दोबारा से ईरान के साथ जंग में आता है तो फिर यह लड़ाई लंबी चलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी सुरक्षित रहेगी। उधर कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सऊद अब्दुल अजीज अल अतवान ने कहा कि ईरान की ओर से 30 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। उन्होंने इसे घिनौना हमला बताया और कहा कि इससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत ने भी ईरान को ही दुश्मन माना है और हमले का जिम्मेदार माना है। कुवैती विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के इन हमलों को पूरी तरह से खारिज करता है। इस तरह की घटनाएं न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और 2026 के सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2817 का भी उल्लंघन है। कुवैत की संप्रभुता, सुरक्षा और उसके नागरिकों की रक्षा जेड लाइन है, जिसे किसी भी हालत में पार नहीं किया जा सकता है। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले का एक और एंगल है, जहां थोड़ा सोचने का मामला यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डों की दूरी ज्यादा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंप आरिफ जान जो बेस है, इन दोनों के बीच की दूरी को अगर आप निकालेंगे तो 61 किलोमीटर का फासला आता है, जबकि अली अल सलेम एयरबेस की दूरी यहां से लगभग 55 किलोमीटर है। यानी सोचिए, जो ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, उसकी मिसाइल या ड्रोन 55 किलोमीटर अपने टारगेट से दूर क्यों जाएगी, और वो भी एक सिविलियन एयरपोर्ट पर हमला करने के लिए, जहां पर नागरिकों और पैसेंजर्स की आवाजाही हो रही है। अगर ईरानी मिसाइल बेस तक पहुंची तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल वहीं से मार गिराएगी। ऐसा हो सकता है, और इन सब के बीच शक की सुई इजराइल की ओर जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है। ईरान से शुरुआती जंग में सऊदी के तेल सुविधाओं पर इजराइल ने ही हमला किया था, ताकि उसे लगे कि ईरान ने हमला किया है और जंग सऊदी और ईरान के बीच हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल ने सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे, जिन्हें एक बड़ा तेल निर्यातक केंद्र माना जाता है, और उसी पर इजराइल ने अटैक किया था। तो फायदा किसे होगा? जाहिर सी बात है, इजराइल को होगा। डील कौन चाहता है? अमेरिका चाहता है। डील किसके साथ है? ईरान के साथ है। तो अगर अमेरिका डील करना चाहता है, ईरान डील की टेबल पर बैठा हुआ है, सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जो ये चाहता है कि जंग नहीं रुकनी चाहिए, वो है इजराइल। तो कुवैत पर जो हमला हुआ, उसमें ईरान का हाथ कम, इजराइल का हाथ ज्यादा नजर आता है। आप क्या मानते हैं? अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। आगे बढ़ते हैं। एक और
बड़ी खबर की तरफ। एक बहुत मशहूर गाना है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम इनाम दिया है। दुनिया जीतने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में ही फंस कर रह गए। खबर है कि अमेरिकी सांसदों ने ही डोनाल्ड ट्रंप को अपने चक्रव्यूह में घेर लिया और कहा कि ईरान से जो जंग बेवजह आपने छेड़ी है वो गलत है, और यहां तक कि ट्रंप की शक्तियां आधी कर दी गई, ट्रंप के पावर छीन लिए गए। आइए आपको बताते हैं अमेरिका से आई इस एक्सक्लूसिव स्टोरी के बारे में, जिसमें वहां के पार्लियामेंट में वोटिंग भी हुई है। विजुअल्स आपको दिखाते हैं पार्लियामेंट की जब ये वोटिंग चल रही थी। ये देखिए तस्वीर, जरा फुल स्क्रीन देखिए। यस और नो ऑन अग्रीइंग ऑन द रेजोल्यूशन। यह है अमेरिकी पार्लियामेंट जहां वोटिंग कराई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के इस ईरान जंग को लेकर। ट्रंप को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अमेरिकी संसद में स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन अमेरिका में वो बिल पास हो गया जिसे ट्रंप के हाथ बांध दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिकी संसद ने युद्ध शक्तियों से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सीमित करना है। पार्लियामेंट की वोटिंग की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए 11,000 वोल्ट के झटके से भी बड़ा है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इसमें रिपब्लिकन सांसद भी डेमोक्रेट्स के साथ चले गए। यानी कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका की संसद ने अपने ही राष्ट्रपति को कह दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत हुई लड़ाई, अब बस करो। अमेरिकी जनता जंग की आग में नहीं जलना चाहती। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका मकसद था राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान पर हमले की शक्तियों को कांग्रेस की मंजूरी के बिना सीमित कर देना। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया कि ट्रंप को ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना को युद्ध से हटाना होगा, वापस बुलाना होगा। जब तक कि कांग्रेस युद्ध की घोषणा ना करे या सैन्य बल के इस्तेमाल की विशेष अनुमति ना दे, ट्रंप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। सबसे बड़ा झटका यह लगा कि इस वोटिंग में रिपब्लिकन सांसद ही अपने ट्रंप साहब की उम्मीदों को तोड़कर डेमोक्रेट्स के साथ चले गए। इसमें थॉमस मैसी केंटकी के सांसद, ब्रायन फिट्जपैट्रिक पेंसिल्वेनिया के सांसद, टॉम बैरेट मिशिगन के सांसद और वॉरेन डेविडसन ओहायो के सांसद शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे ट्रंप और अमेरिका पर क्या कुछ इंपैक्ट होगा। ट्रंप के खिलाफ जो संसद में प्रस्ताव पास हुआ है, उसे ट्रंप की पार्टी लीडरशिप उनके समर्थन में खुलकर खड़ी है, लेकिन रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि प्रस्ताव राष्ट्रपति के हाथ बांध देगा। ईरान युद्ध ने अमेरिकी राजनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर नीति के बाद ईरान मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है। शुरुआत में डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ने हमलों का समर्थन किया। संघर्ष लंबा खींचने के साथ सैन्य, आर्थिक और मानवीय लागत बढ़ती गई। अब डेमोक्रेट्स इसे ट्रंप की अनावश्यक युद्ध नीति बता रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी युद्ध को लेकर असहमति दिखने लगी है। यह मुद्दा 2026 के मिड टर्म चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। युद्ध जारी रहा और अर्थव्यवस्था की हालत यही रही तो ट्रंप का हारना भी तय है। हालांकि ट्रंप के खिलाफ ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं थी। जंग के बीच में 4 बार ट्रंप की शक्तियों पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन चौथी बार कामयाबी मिल ही गई। रिपब्लिकन्स ने इस तरह के 3 पहले प्रयासों को नाकाम कर दिया था। सबसे हाल की वोटिंग में 212 के मुकाबले 212 की बराबरी पर खत्म हुई थी। डेमोक्रेट्स कहते रहे हैं कि वक्त उनके साथ है। ये प्रस्ताव 2 हफ्ते पहले भी वोटिंग के लिए आने वाला था, लेकिन रिपब्लिकन नेताओं ने सांसदों को मई की छुट्टी पर जल्दी घर भेज दिया। जब लगा कि इसके पास होने के लिए काफी रिपब्लिकन वोट हैं, लेकिन लंबे अवकाश से भी जीओपी का समर्थन नहीं जुटा। स्पीकर माइक जॉनसन ने हर हथकंडा अपनाया। संसद की बैठक जल्दी खत्म कर दी, सांसदों पर दबाव बनाया, लेकिन चौथी बार बाजी पलट दी गई और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए गए। कहते हैं हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज ने कहा, ये लापरवाही से छेड़ी गई और महंगी पड़ने वाली जंग आज और अभी के अभी खत्म होनी चाहिए। कैलिफोर्निया के सांसद जैरेड हफमैन ने कहा, यह बहुत ताकतवर है। हम दोनों सदनों से इस जंग को गैर कानूनी घोषित करने के करीब पहुंच रहे हैं।
दूसरी तरफ स्पीकर जॉन ट्रंप के बचाव में आ गए। जॉनसन ने कहा कि याद रखिए, ईरान ने 47 साल पहले हम पर युद्ध की घोषणा कर दी थी, लेकिन स्पीकर और रिपब्लिकन किसी की एक भी न चली और आखिरकार ट्रंप को जंग में जाने का जो शक्ति मिले हुए हैं उसे बांध दिया गया। कहते हैं इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस का जो तर्क आया वो और भी चौंकाने वाला था। व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक लेजिस्लेटिव वीटो बताकर खारिज कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने यह भी तर्क दिया कि संघर्ष खत्म होगा तब जब ट्रंप चाहेंगे। अप्रैल की शुरुआत में युद्ध विराम का आह्वान किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई इस लड़ाई में ईरान के साथ शत्रुता राष्ट्रपति के 7 अप्रैल 2026 के युद्ध विराम आदेश से समाप्त हो चुकी है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि लड़ाई तो हमने पहले ही खत्म कर दिया, आप वोटिंग कराई क्यों रहे हैं? तो ट्रंप साहब से पूछना चाहिए कि जो हमले हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में वो कौन कर रहा है? जो होर्मुज में अटैक हो रहे हैं, केशम द्वीप पर जो हमला हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्या ये भी आप मानेंगे जंग खत्म हो चुकी है? ईरान से रोज मिसाइलें दागी जा रही हैं, अमेरिका रूस पलटवार कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने तो पहले ही जंग को खत्म कर दिया है। ऐसे में तर्क बेईमानी लगते हैं। उधर अमेरिकी सेना भी ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी लगाए बैठी है, तो कैसे मान लिया जाए जंग खत्म हो चुकी है? कुल मिलाकर कहें तो लड़ाई पावर और वॉर पावर एक्ट को लेकर है। 1973 में वियतनाम युद्ध की तबाही के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास किया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कोई भी राष्ट्रपति कांग्रेस मंजूरी के बिना 60 दिन से ज्यादा युद्ध में अमेरिकी सेना का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ईरान युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को और करीब 90 दिन पूरे हो चुके हैं। इसलिए अमेरिकी सांसद अब चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस के आदेश पर चले, इस लड़ाई को खत्म करे और पूरी दुनिया में नॉर्मेंसी आने दे, हालात को सामान्य होने में मदद करे अमेरिका। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।